हेलो दोस्तों, मैं हूं सनी शर्मा और आपका स्वागत है हमारे चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, पीछे के बैकग्राउंड पे बिल्कुल मत जाइएगा। एक्चुअली आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो मैं भी घर पर हूं। ये मेरी पर्सनल जिम है, इसलिए मैं सारे वीडियो आपके लिए घर से ही पोस्ट कर रहा हूं। पर दोस्तों, बात हम लीगल पहलू पर ही करने वाले हैं और आज एक बहुत ही सेंसिटिव कह सकते हैं, आप इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, मुद्दा हम लेने वाले हैं। और ये ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे पर अधिकतर लोग जानना चाहते हैं, इसकी सही इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं। आज हम जिस सेक्शन की बात करने वाले हैं वो है 498A ऑफ आईपीसी। फ्रेंड्स, ये जो सेक्शन है ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए बना था। यदि किसी महिला के साथ उसके हस्बैंड के फैमिली मेंबर्स या फिर उसके रिलेटिव्स के द्वारा किसी भी तरह की क्रूरता की जाती है, किसी भी तरह का अत्याचार किया जाता है, तो उससे महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने हेतु ये जो सेक्शन था ये लाया गया था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अगर हम इसके दूसरे पहलू को विचार करें तो वो ये है कि कई महिलाएं इसका जो है दुरुपयोग भी करने लगी हैं। कई बार जो महिला होती है उसको अगर अपने हस्बैंड से डाइवोर्स चाहिए तो दहेज का जो मुकदमा होता है, दहेज का झूठा मुकदमा लाते हुए अंडर सेक्शन 498A में एफआईआर दर्ज करवा देती है और उसका मिसयूज करती है। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि सभी ऐसा करती हैं। बहुत सारी लेडीज हैं जो वास्तव में प्रताड़ित हैं, उनके लिए सेक्शन वरदान भी साबित हुआ है। लेकिन बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी हैं जो इसका गलत उपयोग करती हैं। फ्रेंड्स, आज हम 498A ऑफ आईपीसी पर पूरी चर्चा करने वाले हैं कि इसमें किस तरह से प्रोसीडिंग्स होती है। अगर किसी महिला के साथ अत्याचार हुआ है तो कैसे इसमें प्रोसीडिंग करेगी, और अगर महिला इसका मिसयूज कर रही है तो आपको इसमें क्या क्या रेमेडीज लेनी है, इन सारे विषयों पर हम बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं ऐसी कोई लीगल वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं 498A की प्रोसीडिंग की। जब किसी महिला को इस धारा के अंतर्गत केस दर्ज कराना होता है तो उसके लिए सबसे पहले उसको वुमेन सेल यानी महिला हेल्पलाइन में जाकर के एक कंप्लेंट दर्ज करानी होती है, जिसमें वो अपनी पूरी बात लिखती है कि मेरे साथ क्या क्या क्रूरटी हुई और किस किस ने करी है। इसके बाद जो पुलिस होती है, वुमेन सेल होती है, हस्बैंड और उसके फैमिली मेंबर्स होती हैं, उनको सूचित करती है। कई बार उनको फ़ोन करके सूचित करती है, रिटर्न भी उसको सूचित किया जा सकता है, और उनको वहाँ पर बुलाया जाता है कि आपके खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज हुई है, आप यहाँ पे आइए और अपना पक्ष रखिए। उसके बाद वहाँ पर कोशिश की जाती है, दोनों पक्षों के बात सुनी जाती है, कुछ डेट्स लगती हैं, उनके बयान लिए जाते हैं और उसके आधार पर जो पुलिस है वो एक तरह से मीडिएटर का काम करती है। कोशिश करती है कि इस मामले को यहीं सुलझा लिया जाए, समझौते से निपटा दिया जाए और एफआईआर दर्ज करने की नौबत ना आए। पर जब किसी भी तरह से मामला नहीं निपट पाता, नहीं सुलझ पाता, तो फाइनली फिर इस सेक्शन के अंदर जो है पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेती है। अब जब इसकी एफआईआर दर्ज हो जाती है तो अब ये पूरा केस चलेगा। पुलिस के द्वारा 41A सीआरपीसी का एक नोटिस भेजा जाता है। 41A सीआरपीसी का नोटिस आपको जैसे ही प्राप्त होता है तो आपको पुलिस के पास जाना है और जो भी इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है, आपसे पूछताछ करती है, उसमें पुलिस का पूरा सहयोग देना है। कई बार हम यह गलती कर देते हैं, हम नोटिस प्राप्त होने के बाद भी वहाँ नहीं जाते हैं, तो ऐसे में पुलिस आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है। पुलिस मजिस्ट्रेट के पास जाके एक एप्लीकेशन दे सकती है कि जो पार्टी है, हस्बैंड पक्ष है, ये हमारी इन्वेस्टिगेशन में सहयोग नहीं कर रहा है और इसकी कस्टडी हमें दी जाए। तो ऐसे केस में जो आपकी अरेस्टिंग है वो तुरंत हो सकती है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो 41A सीआरपीसी का नोटिस है वो बार बार आपको भेजा जाता है और ऐसे में आप फ्रस्ट्रेट होकर जाना छोड़ देते हैं, तो ये करना भी गलत है। आपके पास जितनी बार भी नोटिस आता है आपको उतनी बार जाना है, क्योंकि अगर आप ऐसा भी करते हैं तब भी आपकी कस्टडी पुलिस जो है मजिस्ट्रेट से मांग सकती है और मजिस्ट्रेट भी इस दौरान एक ऑर्डर करके कस्टडी पुलिस को दे देती है। इसमें जो अगली बात आती है वो ये होती है दोस्तों कि जनरली जब 498A आईपीसी का मामला दर्ज होता है तो इसके साथ साथ जो पुलिस है वो 406 यानी 406 आईपीसी का मामला भी दर्ज कर लेती है, जो कि इससे संबंधित है कि आपकी पत्नी ने वहाँ पे ये कहा है कि इन्होंने मेरा कुछ धन भी वापस नहीं किया, सामान वापस नहीं किया या स्त्री धन वापस नहीं किया, तो उसकी रिकवरी के लिए ये सेक्शन भी लगा दिया जाता है। और जो पुलिस है वो मजिस्ट्रेट के सामने ये बात भी रख सकती है कि जो है ये 41A सीआरपीसी के नोटिस पर आए तो, लेकिन इन्होंने जो है रिकवरी में कोई सहयोग नहीं दिया, लिहाजा में इनकी कस्टडी दी जाए, तो तब भी आपकी अरेस्टिंग इसमें हो सकती है। और एक बात आपको जरूर ध्यान रखनी है, जब आप 41A सीआरपीसी के नोटिस पर पुलिस के पास जाते हैं तो उसकी रिसीविंग जरूर लीजिए, ताकि आपके पास ये प्रूफ रहे
कि आप गए थे 41A CRPC का नोटिस प्राप्त होने के बाद और आपने इन्वेस्टिगेशन में सहयोग किया, अदरवाइज बाद में कहा जा सकता है कि आप आए ही नहीं। 498A IPC के मामले में अधिकतर ये देखा जाता है कि जो लड़की होती है, वाइफ होती है, वो अपने हस्बैंड का नाम लिखाने के साथ साथ उसके सारे फैमिली मेम्बर्स का नाम लिखा देती है, जिसमें कि उसके माता पिता, उसकी बहनें और उसके भाई भी शामिल होते हैं। कई बार ये भी होता है कि जो बहन होती है वो शादी की उम्र की होती है और इस FIR का उसकी शादी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, या जो कई बार छोटे भाई होते हैं वो बाहर दूसरी जगह पर रहकर पढ़ रहे हैं तो उनकी पूरी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने पूरी गाइडलाइन दी है, गाइडलाइन जारी करी है और इसमें लिनेंसी दी है सिस्टर को और ब्रदर को और ओल्ड एज जो माता पिता हैं उनको, कि अगर वो कहीं बाहर हैं तो कुछ समय के लिए उनकी जो प्रेजेंस है वो कोर्ट में माफ़ की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे लिनेंट हुई है ताकि इसका जो बुरा प्रभाव है वो ब्रदर सिस्टर और उनके जो करियर है उस पर ना पड़ सके। 498A IPC का मुकदमा दर्ज होने के बाद आपको अपनी एंटीसिपेशन बेल के लिए सेशन कोर्ट में जाना होगा, और यदि आपके फैमिली मेंबर्स के नाम भी उस FIR में दर्ज हैं तो बेहतर यह होगा कि आप उनकी बेल कराने के बजाय सेक्शन 482 CRPC में सीधा हाई कोर्ट चले जाइए। हाई कोर्ट के पास स्पेशल पावर है, वहां बता सकते हैं कि ये जो बाकी के फैमिली मेंबर्स थे ये सारे इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लिहाजा इनका नाम हटा दिया जाए। ऐसा करने की हाई कोर्ट को स्पेशल पावर है। इसके अलावा यदि आप हाई कोर्ट नहीं जाते हैं तो जिस समय चार्ज फ्रेम होता है, चार्ज पर बहस होती है, तो चार्ज पर बहस के समय आप एक डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगाते हुए उस पर बहस कर सकते हैं और रीजन दे सकते हैं कि इन लोगों का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो कोर्ट की पावर है कि वो आपको उस चार्ज से मुक्त कर सकती है। तो जितने भी फैमिली मेंबर्स के नाम है, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि उनकी बेल ना कराकर उनके नाम ही किसी तरह से FIR से हटवा दिए जाएं। इसके दो तरीके हैं, या तो आप हाई कोर्ट चले जाइए और या फिर आप एक डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगाइए। अगर ये नाम हट जाते हैं तो सारी प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी, फिर पूरा मुकदमा केवल आपको अकेले चलाना होगा। 498 IPC के अधिकतर मामलों में जब मामला कंप्लीट हो जाता है और पनिशमेंट का टाइम आता है तो केवल 15 से 20% मामलों में ही सजा होती है और बाकी मामलों में बरी कर दिया जाता है, जिससे पता चलता है कि अधिकतर मामले झूठे दर्ज होते हैं। इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है रानी नरसिम्हा शास्त्री वर्सेस रानी सुनीला रानी नवंबर 2019 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया है कि अगर आपके ऊपर 498A IPC का केस दर्ज किया गया है और पूरा मुकदमा आप चलाते हैं, 3 साल 4 साल 5 साल जितना भी मुकदमा चलता है, आप उसमें मेंटली भी परेशान होते हैं, फिजिकली भी परेशान होते हैं, फाइनेंशियली भी परेशान होते हैं, और फाइनली 5 साल के बाद जब जजमेंट होता है वो ये होता है, वो बरी कर दिया जाता है कोर्ट से, तो ऐसे केस में इस चीज को इस हस्बैंड के ऊपर क्रूएल्टी माना जाएगा। ये माना जाएगा कि वाइफ ने उसके साथ क्रूएल्टी की है, और इस क्रूएल्टी के बेस पर जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ से डाइवोर्स ले सकता है, क्योंकि हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत क्रूएल्टी डाइवोर्स का एक ग्राउंड माना गया है। तो इस ग्राउंड के बेस पे हस्बैंड अपनी वाइफ से डाइवोर्स ले सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अब क्लियर कर दिया है। जो मैंने आपको बताया, ये 498A IPC में कुछ रेमेडीज हैं और मुकदमे को चलाने की प्रोसीजर है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप करते हुए आप इस मुकदमे को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स का नाम FIR से हटवाकर उनको कुछ राहत दिला सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।